डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक एवं क्वथनांक में उन्नयन। तो सबसे पहली चीज कि बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक क्या होता है। अगर किसी बीकर में कोई लिक्विड लिया जाए और उसको हीट करें, तो ये आपने देखा होगा कि एक टेम्परेचर पर आकर के ये खौलने लगता है, बॉयल करने लगता है और इसमें से वेपर्स आपको ऊपर की ओर उठती हुई दिखेंगी, ऊपर की ओर उठती हुई वाष्प दिखती हैं। तो जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, इस द्रव का वाष्प दाब और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब ये बराबर हो जाता है, वही टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट of a liquid is the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to 1 atmospheric pressure or 76 centimeter at mercury scale। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड किसके इक्वल होगा? Boiling point of liquid is the temperature at which vapor pressure of liquid is exactly equal to या becomes equal to 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी वह ताप जिस पर किसी द्रव का दाब बढ़कर एक वायुमंडलीय दाब हो जाता है, वही ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। यानी किसी द्रव का क्वथनांक जो होगा वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब बढ़कर एक वायुमंडल हो जाता है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कंटेनर या पात्र क्लोज्ड है, बंद पात्र है और उसको हीट करते हैं, तो इस कंटेनर, इस पात्र के अंदर जितना प्रेशर होगा, तो जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है उसके बराबर हो जाएगा, तब वो लिक्विड बॉयल करेगा। ये ध्यान रखिएगा। वो ओपन कंटेनर के लिए है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब इसके आगे क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है एलिवेशन, यानी इंक्रीज।
तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है? टेम्परेचर और वेपर प्रेशर, ताप और वाष्प दाब। मान लेते हैं ये लाइन जो है 1 एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां हम वेपर प्रेशर स्केल पर इसको P0 से लिख रहे हैं और इधर टेम्परेचर प्लॉट किया। किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो जैसे हीट करेंगे वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगी, और जैसे ही उसका वेपर प्रेशर, उस द्रव का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडल के बराबर हो जाएगा, वो बॉयल करने लगेगा, वो खौलने लगेगा। तो जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे T0 जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट यानी शुद्ध विलायक। अब मान लेते हैं इसमें हमने नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व किया, अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलेय घोला। तो जैसे ही उसको डिसॉल्व करेंगे तो उसका जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, उस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का, विलयन का वाष्प दाब घट जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो उसको और हीट देनी पड़ेगी और गर्म करना पड़ेगा कि वो बॉयल हो, यानी इतनी हीट देनी पड़ेगी कि उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। तो जब उसको और हीट देनी पड़ेगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। मान लीजिए अब वो T1 टेम्परेचर पे बॉयल करता है। तो यही जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में जो वृद्धि हुई, वही क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और इसको डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करेंगे। सफिक्स में बी जो है बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिखा गया है। तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी। बॉइलिंग पॉइंट आपने समझ लिया। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन ए नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट is dissolved in solvent, then the vapor pressure of solution is lowered at same temperature, that is T0. इसके कारण क्या होगा? Therefore the solution has to be heated to a higher temperature so that its vapor pressure becomes 1 atmosphere. Hence boiling point of the solution is always higher than pure solvent. So this increase in boiling point is known as elevation in boiling point. यानी जब किसी अवाष्पशील, नॉन वोलाटाइल यानी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य
इसको किसी विलायक में घोलते हैं तो एक निश्चित ताप पर, मान लीजिए वो ताप विलायक का क्वथनांक ही हो, तो एक निश्चित ताप पर विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, तो उसके वाष्प दाब को फिर से एक वायुमंडलीय दाब तक ले जाने के लिए हमें विलयन को गर्म करना पड़ता है। उसको ताप दे करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके गर्म करना पड़ता है, यानी अर्थात उस विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यही क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, अब मान लीजिए विलयन T1 ताप पर बॉयल करता है, तो जो क्वथनांक में वृद्धि होती है वही क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। तो यहां मान लीजिए कि एक सॉल्वेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मान लेते हैं T0 है, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब T0 है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन T1 है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये होगा T1 माइनस T0, और इसी को डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी क्वथनांक में उन्नयन इसको डेल्टा TB से प्रदर्शित करेंगे। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली किसके बराबर होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर। अब एक्सपेरिमेंटली जो है ये पाया गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में उन्नयन सॉल्यूशन की मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्रायोगिक रूप से ये पाया गया कि क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, और ये कांस्टेंट होगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल उन्नयन स्थिरांक मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। मोलैलिटी आप जानते हैं क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, वही उसकी मोललता होती है। तो अगर ये वैल्यू पुट कर दें
विलेय के मूल डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये वैल्यू ग्राम में रखेंगे तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आप लोग जानते हैं, मास बाई मोलर मास। पदार्थ का द्रव्यमान या भार बटा आणविक द्रव्यमान या अणु भार। तो इसको लिखा जा सकता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी स्मॉल w बाई स्मॉल m कैपिटल W बाई 1000। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्यूट का मोलर मास, विलेय का अणुभार निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल w जो है मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार कैपिटल W जो है मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार स्मॉल m जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार है। अब यहां से Kb यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसकी डेफिनीशन क्या होगी? ये देखिए, इस स्टेप पे ध्यान दीजिए। W बाई एम मास बाई मोलर मास, W और M इक्वल हो जाए यानी 1 मोल। इस कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का द्रव्यमान, अगर ये 1000 ग्राम हो जाए ये वैल्यू, तो ये पूरा टर्म यूनिट 1 हो जाएगा। Kb किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा Tb के इक्वल आ जाएगा। तो इसको यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट is equal to elevation in boiling point obtained when 1 mole of non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 1000 gram or 1 kg of solvent। यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उस वृद्धि के बराबर है जब अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलेय के 1 मोल को 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट is
इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट is equal to elevation in boiling point obtained when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक के उस उन्नयन के बराबर है जब 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है। तो कभी कभी जो है इसमें मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पूछ ली जाती है और उसके साथ एक न्यूमेरिकल ऐड कर दिया जाता है और उसके साथ एक न्यूमेरिकल लगा के पूछ लिया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। चाहे तो इस डिफिनीशन के पहले यहाँ पे सॉल्यूट के पहले ऐड कर सकते हैं 1 मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, 1 मोल अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य। तो विलेय के पहले अवाष्पशील और विद्युत अनअपघट्य भी लिख सकते हैं। तो इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत इजी आते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हो कि 10.8 ग्राम ग्लूकोज, इसको 240 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में वृद्धि 0.13 डिग्री सेल्सियस की होती है। तो इसके मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये सिंपल न्यूमेरिकल है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना होगा तो जो आपका विलेय है, सॉल्यूट है, इसका मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ पे निकाल लेंगे ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो इसमें जब इसके एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 ये पुट करेंगे तो ये 180 आ जाएगा। ये जो वैल्यू गिवन है
ये डेल्टा टी बी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये मास ऑफ सॉल्यूट है स्मॉल w, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो इसका जो फॉर्मूला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू जो गिवन है इसको पुट कर दीजिए, आपको जो है आंसर निकल आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसमें सॉल्व करने पे 52 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ये। हालांकि इतना आता नहीं है, ये क्वेश्चन एक हमने ऐसे ही ले लिया था, ठीक है। 52 पॉइंट के करीब ये आएगा। और इसकी यूनिट क्या होगी, केबी की वैल्यू निकालना है। देखिए ये यूनिट लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी केल्विन मूल इनवर्स, या केल्विन मूलर इनवर्स भी लिख देते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका बताया, ये ऐसे ही वैल्यू चूज कर लेती। इसको जो है आप क्वेश्चन बुक से सॉल्व करिएगा। तो उसमें या तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा, केबी पूछा जाएगा, या मोलर मास पूछा जाएगा, या कितना अमाउंट डिसॉल्व करें सॉल्यूट का कि इतना एलिवेशन हो, इस तरह से पूछा जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो है एक चीज और है, न्यूमेरिकल में कभी कभी जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें मोलर और मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है ये फाइंड आउट करने को कहा गया। यानी मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि उसमें मोलर दिया है या मोलल दिया है, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट के लिए है या 100 ग्राम सॉल्वेंट के लिए। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर मोलर दिया हो, इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं है आपके कोर्स में, सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो वो वहां पे जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है, तो वहां पे 1000 यूज होता था, तो वहां 1000 की जगह 100 यूज करेंगे, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। तो ये जो KB है ये हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा, ये ध्यान रखिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नहीं दिया रहता है, तो वाटर के लिए KB की वैल्यू ध्यान रखिएगा, कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो होता है वो 0.52 और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 5.2, यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.52 और मोलर उन्नयन स्थिरांक 5.2 होता है। अगर वैल्यू ना दी हो और एक बार सोल्यूशन लिखा हो तो आप सीधे इसका यूज करेंगे।
अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी हिमांक एवं हिमांक का अवनमन। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कॉमनली आप लोग कहते हैं जिसपे कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन क्या ये सही डिफिनीशन है? यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है एक्चुअली वह टेम्परेचर होता है, ऐसा ताप हिमांक होता है जिस पर किसी लिक्विड सॉल्वेंट और उसके सॉलिड इसका वेपर प्रेशर आइडेंटिकल हो। यानी ऐसा ताप जिसपे द्रव विलायक और उसकी ठोस का वाष्प दाब समान हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस टेम्परेचर पर लिक्विड और उसकी सॉलिड दोनों को एग्जिस्ट करेगी। आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होती है, बर्फ भी होती है। तो यहाँ से इसको डिफाइन किया गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड state of a substance have the same vapor pressure. Freezing point is the temperature at which solid and liquid state of a substance have the same vapor pressure. यानी किसी द्रव का हिमांक वह निश्चित ताप है जिस पर किसी द्रव विलायक की द्रव अवस्था व उसकी ठोस अवस्था में वाष्प दाब
समान होता है, यानी ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करें, दोनों एग्जिस्ट करें। जब दोनों एग्जिस्ट करेंगे तभी वेपर प्रेशर सेम होगा। अब आइए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए कोई लिक्विड है, उसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, यानी ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो है लिक्विड सॉल्वेंट और यहां पर उसके ठोस, तो यही जो टेम्परेचर होगा यही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। जब हम सॉल्वेंट का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट, द्रव विलायक और उसकी सॉलिड दोनों को एग्जिस्ट करती है, यानी दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। तो यही टेम्परेचर T0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। अब इसमें नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर दें, अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलेय डिसॉल्व करें, तो अब ये कर्व जो है इस तरह से आता है। ये सॉल्यूशन विलयन जिसमें नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व है, विद्युत अनअपघट्य विलेय घुला है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। तो यही जो डिक्रीज या कमी होती है वही कहलाती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको डेल्टा टी एफ, सफिक्स में एफ लिखेंगे, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ग्राफ दिख रहा है, तो यहां से मान लीजिए इस ग्राफ से ही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का हिमांक, ये T0 है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विलयन का हिमांक T1 है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अवनमन कितना हो जाएगा? T0 माइनस T1, और इसी को हम डेल्टा TF लिखेंगे, यानी डेल्टा TF
ये हो जाएगा T0 माइनस T1 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट विलायक का ही मान माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विलयन का ही मान। एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया, प्रायोगिक रूप से ये ज्ञात किया गया कि हिमांक का अवनमन विलयन की मोललता मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ऐड करेंगे और वो कांस्टेंट होगा KF। KF यहाँ पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये होगा मोलल अवनमन स्थिरांक। अब जैसे आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मोलैलिटी की वैल्यू रखी थी, यहाँ भी मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब उसको डिटेल बताएंगे नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का रिलेशन है। इसके हेल्प से जो है हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विलेय का अणुभार ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए KF को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक उसी तरह से जैसे आपने KB को डिफाइन किया था। सारी चीजें वही रहेंगी। इसकी डेफिनेशन हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, केवल आपको समझा दे रहे हैं। यहां से देखिए W/M यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर ये 1 मोल हो जाए और ये मास ऑफ सॉल्वेंट ये 1000 ग्राम हो जाए, तो ये पूरा टर्म यूनिट 1 के इक्वल हो जाएगा। और उस कंडीशन में डेल्टा TF इक्वल टू KF। तो यहां से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि मोलल अवनमन स्थिरांक हिमांक की उस कमी के बराबर है जब अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलेय के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है। यानी कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट is equal to that depression in freezing point which occurs when 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent or 1 kg of solvent। तो ये डेफिनेशन आप लोग खुद से लिखेंगे, ठीक। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की तरह एलिवेशन की जगह यहाँ पे डिप्रेशन टर्म आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। कांस्टेंट का डिफरेंस है केवल KB और KF। इसी तरह से मोलर और मॉलिक्यूलर
डिप्रेशन कांस्टेंट, ये आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा, यानी मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक। तो इस जो आपको के एफ लिखा होगा उसको बहुत केयरफुली न्यूमेरिकल में पढ़िएगा ध्यान से। मोलर लिखा है या मोलर, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिखा है या 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया होगा तो जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए हम यूज करेंगे वो ये होगा, ये बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ जो ये के एफ है ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। और अगर मान लीजिए दोनों ना लिखा हो और आपको दिक्कत हो रही है तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए, जलीय विलयन के लिए, यानी जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, तो वाटर का जो है, वाटर के लिए के एफ की वैल्यू आप याद रखिएगा। मोलल में जो है 1.86 होती है और मोलर के केस में 18.6। ये 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है, इसीलिए फॉर्मूले में 100 कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, कोई भी एक अननोन क्वांटिटी पूछी जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, और एक्वस सॉल्यूशन में अगर पूछा गया तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, और आपने निकाला डिप्रेशन, अवनमन आपने निकाल लिया, तो उसको 0 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन में एक्वस सॉल्यूशन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो आप जानते हैं वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, तो वहां पे आप डेल्टा टी भी निकाल लेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसको 100 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दीजिएगा तो वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल में। अब इसमें एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और बची है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हालांकि इसको हमने राउल्ट्स लॉ जो बताया है सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, वो वास्तव में वही है, ठीक है। तो देखिए चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसी भी सॉल्वेंट में, पिछले वीडियो में है, जहां राउल्ट्स लॉ वाला वीडियो होगा उसको आप देखिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा कि अगर किसी भी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व करें, किसी भी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलेय घोलें, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि अगर दो कंपोनेंट हैं, मान लीजिए ये आपका सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलाटाइल,
तो जो कंपोनेंट वोलाटाइल होगा, विलेय जो है अवाष्पशील है, तो जो वाष्पशील अवयव होगा केवल उसकी ही वेपर्स पहुंचेंगी और वही प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, उसकी ही वाष्प सतह पे पहुंचेगी और दाब डालेंगी, वही वाष्प दाब होगा विलयन का। अब चूंकि सरफेस एरिया जो है डिक्रीज कर जाता है, तो ये सॉल्वेंट का जो वेपोराइजेशन है, पृष्ठ क्षेत्रफल घटने के कारण जो विलायक के अणुओं के वाष्पन की दर है वो घट जाएगी, क्योंकि कुछ सरफेस एरिया सॉल्यूट पार्टिकल कवर कर लेते हैं, इसीलिए वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो इसको बहुत डिटेल यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे, राउल्ट्स लॉ में पूरा इसको एक्सप्लेन किया है। बेसिक चीज ये समझिए, होगा क्या कि सरफेस पे केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पहुंचते हैं। तो मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है और उसमें दो कंपोनेंट हैं ए और बी। ए हमारा सॉल्वेंट विलायक है और बी जो है सॉल्यूट है, विलेय है। तो सरफेस पे केवल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल पहुंचेंगे। तो अगर जो सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो वास्तव में सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर होगा, यानी विलायक का आंशिक दाब होगा। क्यों? सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, अवाष्पशील। तो यहां से जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी PS, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम मान लें P0 प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और XA उसका मोल फ्रैक्शन, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहां पर PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस XB। यहां XB जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसी को लिखा जा सकता है P0 माइनस P0 XB। यहां से ये हो जाएगा P0 XB इज इक्वल टू P0 माइनस PS और P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू XB, यानी P0 माइनस PS, P0 प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा? वाष्प दाब में कमी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसके रिस्पेक्ट में? प्योर सॉल्वेंट। तो ये क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ मोल ऑफ वेपर प्रेशर, यानी ये होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विलेय का मूल प्रभाज्य। इसको राउल्ट्स लॉ में पूरा डिटेल बता चुके हैं, वहां आप इसको देखिएगा, ये मिल जाएगा फिर से।
अब यहां से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस पी एस बाई P0, यहां पे स्मॉल n जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोल, कैपिटल N जो है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के मोल। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए राउट्स लॉ में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, स्मॉल एन बहुत कम होगा कैपिटल एन के कंपैरिजन में, नेग्लेक्ट कर देंगे, वहां पे एक फॉर्मूला आपको दिया था। तो राउट्स लॉ का वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा, उसी पे न्यूमेरिकल आता है। और एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट वहाँ पे आपको हमने एक्सप्लेन किया था राउट्स लॉ का, कि जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस फॉर्मूले से वेरीफाई नहीं होता, P0 माइनस बाई P0, जो वहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए राउट्स लॉ जो आपने लिखा था वो यही लिखा था, P0 माइनस पी एस बाई P0, स्मॉल w बाई स्मॉल m, कैपिटल W बाई कैपिटल M। तो इसका एक हमने अल्टरनेटिव मेथड जो सभी कंसंट्रेशन के लिए अप्लीकेबल होता था वो भी आपको सॉल्व करके बताया था कि कैसे आता है, और उसकी वैल्यू जो होती है ये आती है। तो इसी इक्वेशन की हेल्प से, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, मोल्स आप जानते हैं मास बाई मोलर मास, इसी की हेल्प से जो है हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार, यानी ये जो m स्मॉल m है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इतनी चीज हम आपको पहले बता चुके हैं, तो ये वहां से पढ़ लीजिएगा, इसमें आगे उसी चीज को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब केवल एबनॉर्मल बिहेवियर बचा, अपसामान्य गुण। अपसामान्य गुण यानी ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी, ये सारी चीजें जो है केवल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए है, यानी ऐसे सब्सटेंस के लिए जो ना तो डिसोसिएट हो और ना ही एसोसिएट हो। तो ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट होते हैं या एसोसिएट होते हैं, उन्हीं के लिए जो है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और वन हाफ फैक्टर, वन हाफ ने जो है उसके बारे में बताया। तो इसको लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इतना पढ़िए और समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।